सुप्रभात सभी दोस्तों को। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी दिसंबर की जो मैगजीन है दोस्तों, उसका सार संग्रह कवर करने वाले हैं। इसका ऑलरेडी एक भाग है, मैंने कवर करवा दिया दोस्तों। उसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्य है, उसको कवर किया है। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों स्पेस टेक्नोलॉजी, आर्थिक परिदृश्य और राजस्थान का परिदृश्य कवर करने वाले हैं दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैगजीन है दोस्तों। इससे बाहर करंट अफेयर्स नहीं जाएगा। इस मैगजीन से बाहर यदि कोई इस मैगजीन को कवर करता है दोस्तों, तो उसको कोई भी करंट अफेयर्स का सोर्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नासा के मिशन के बारे में बात करते हैं। नासा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जैसे भारत की इसरो है, वैसे ही यूएसए की ये एजेंसी है दोस्तों। इसके द्वारा डायरेक्ट मिशन लॉन्च किया गया। डायरेक्ट की फुल फॉर्म है दोस्तों डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। आप देख सकते हो, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट है, वो डायरेक्ट मिशन की फुल फॉर्म है। और नासा के द्वारा इस मिशन के अंतर्गत एक अंतरिक्ष यान भेजा गया था, जो क्या है दोस्तों, स्पेस के अंदर क्षुद्र ग्रह से अपने अंतरिक्ष यान को टकराएगा। यानी जो नासा ने एक अंतरिक्ष यान भेजा है, वो क्षुद्र ग्रह से जाके टकराएगा दोस्तों, जोरदार टक्कर का परीक्षण करेगा कि ताकि क्या है कि किस तरह का प्रभाव वगैरह, इम्पैक्ट वगैरह स्पेस के अंदर और पृथ्वी के ऊपर पड़ता है दोस्तों। तो ये डिसाइड कर नासा के द्वारा इस डायरेक्ट मिशन के अंदर, ताकि भविष्य के अंदर पृथ्वी को क्षुद्र ग्रहों से टक्कर से बचाया जा सके। एक तरह से परीक्षण है दोस्तों, ठीक है, जिसमें इस मिशन के माध्यम से क्षुद्र ग्रह विक्षेपण तकनीक का परीक्षण किया जाएगा। यानी कि अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह के टकराएगा, उसके बाद में कितना उस पर प्रभाव पड़ता है, उसकी दिशा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और उसकी गति पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारा परीक्षण करने के लिए नासा के द्वारा मिशन लॉन्च किया गया है, ताकि भविष्य के अंदर पृथ्वी की ओर आने वाले कोई भी क्षुद्र ग्रह वगैरह हो गए, उनको रोका जा सके, उनको पृथ्वी की टक्कर से बचाया जा सके। अगला दोस्तों बात करते हैं नासा का एक अन्य मिशन के बारे में बात करते हैं। नासा के द्वारा दोस्तों एक लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमोन्स्ट्रेशन, ये नासा की एक नई संचार प्रणाली है जो हाल ही के अंदर लॉन्च की गई। लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन, याद रखना दोस्तों, LCRD, ये नासा के द्वारा लॉन्च की गई थी दोस्तों। एक संचार प्रणाली है। पहले क्या होता था, नासा के द्वारा जो भी अपने सैटेलाइट वगैरह थे अंतरिक्ष वगैरह के अंदर, तो वहाँ से क्या है कि जो भी कम्युनिकेशन है यानी संचार वगैरह है, वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पर आधारित था दोस्तों। और अभी नासा के द्वारा अंतरिक्ष में अपना ऑप्टिकल संचार, लेजर कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए LCRD प्रणाली है, वो लॉन्च किया दोस्तों, याद रखना। अगली बात करते हैं, चीन के द्वारा पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया गया। तो आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछे कि विश्व के अंदर कौन सा देश है जिसने पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है दोस्तों, चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। चाइना की दोस्तों इसका जो पृथ्वी विज्ञान उपग्रह है, इसका नाम दोस्तों SDG SAT-1 उपग्रह के नाम से, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सैटेलाइट 1 के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और चाइना के अंदर दोस्तों इसको ग्वामगो, ये नाम याद रखिए। ग्वामगो क्या है, तो ग्वामगो दोस्तों एक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह है, ठीक है, जो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। और विश्व का पहला विज्ञान उपग्रह जो सतत विकास, जो संयुक्त राष्ट्र है दोस्तों, उसके द्वारा जो एजेंडे डिसाइड किए, SDG गोल डिसाइड किए गए थे 2015 से लेके दोस्तों 2030 तक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वो UN के द्वारा डिसाइड किए गए। और उन्हीं को, उसी की सेवा के लिए चाइना के द्वारा सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र का 2030 के एजेंडा की सेवा को समर्पित करने के लिए चाइना के द्वारा पहला विज्ञान उपग्रह है, वो लॉन्च किया गया दोस्तों। ये चीज़ याद रखिए। एक चाइना से जुड़ी एक और न्यूज़ है कि चीन के द्वारा सीजियान 21 सैटेलाइट अंतरिक्ष में मलबे को कम करने की तकनीक का परीक्षण करने के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखिए दोस्तों, डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहले याद रखिए कि जिरकोन मिसाइल, जो रसिया के द्वारा, एक जिरकोन मिसाइल किसकी है, तो जिरकोन मिसाइल है वो रसिया की मिसाइल है दोस्तों। ये रसिया की पहली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हाइपरसोनिक यानी ध्वनि की जो गति रहती है दोस्तों, उससे 5 गुना ज़्यादा इसकी स्पीड वगैरह रहती है। तो रसिया के द्वारा इस मिसाइल का टेस्ट किया गया था। ये रसिया की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिरकोन दोस्तों, नाम याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, INS विशाखापट्टनम के बारे में बात करते हैं। इसको 2 स्टार लगा लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है ये। INS विशाखापट्टनम दोस्तों, ये एक स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है। क्या है, स्टील गाइडेड
मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है INS विशाखापट्टनम, जो कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत, प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत इसका निर्माण मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के अंदर, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये मुंबई के अंदर है दोस्तों। और वहाँ पे ये सरकारी उपक्रम है, एक तरह का PSU है, जिसके द्वारा प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत INS विशाखापट्टनम का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, इसको जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया था, भारतीय नौसेना का जो नौसेना डिजाइन निर्देशालय है उसके द्वारा डिजाइन किया गया था, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप तो प्रोजेक्ट याद रखिए प्लस ये कहाँ पे निर्माण किया गया था। और इस पे दोस्तों ये इतना एडवांस अत्याधुनिक विध्वंसक युद्धपोत है, इसमें ब्राक 8 जो इजराइल से ली गई है, ब्रह्मोस जो भारत और रशिया के द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित की गई जैसी मिसाइलें इस युद्धपोत के अंदर तैनात है, तो ठीक है, याद रखना INS विशाखापट्टनम। अब आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट 15B के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत विशाखापट्टनम जैसे 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर निर्माणाधीन है, यानी 4 युद्धपोत का निर्माण किया जाएगा, स्टील गाइडेड मिसाइल युद्धपोत है, वो 4 निर्माण किए जाएंगे दोस्तों। क्योंकि ये एक तरह से क्या है कि पहले प्रोजेक्ट 15A स्टार्ट किया गया था सरकार के द्वारा, तो प्रोजेक्ट 15A के अंतर्गत ये था कि कोलकाता श्रेणी के जो भी जहाज वगैरह थे उससे आधुनिक रहेंगे। 15 प्रोजेक्ट जो 15B है उसके अंतर्गत, ठीक है। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 4 जो युद्धपोत हैं उसका नाम भी देखो दे रखा है। सबसे पहला जो विशाखापट्टनम है वो अभी नौसेना को सौंप दिया, दूसरा आएगा मारमगोवा, तीसरा इम्फाल और चौथा सूरत। तो ये 4 दोस्तों युद्धपोत हैं वो प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, वो निर्माणाधीन है, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, ठीक है, याद रखना। अगला दोस्तों तुशील के बारे में बात करते हैं। ये भारतीय नौसेना के लिए रूस के द्वारा निर्मित एक स्टील फ्रिगेट है। भारत सरकार के द्वारा दोस्तों 4 युद्धपोत है वो रशिया के साथ एक संयुक्त समझौता किया है, जिसके अंतर्गत 2 जो युद्धपोत है वो रशिया से मिलेंगे, बाकी 2 है दोस्तों वो भारत के अंदर विनिर्माण किया जाएगा, ठीक है। और उसमें से पहला जो रशिया से मिला है वो तुशील नाम का, तो याद रखना तुशील भारतीय नौसेना को रूस में निर्मित एक स्टील फ्रिगेट है, ठीक है। और ये तलवार श्रेणी का है दोस्तों, प्रोजेक्ट 1115.6 ये प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत ये दोस्तों स्टील फ्रिगेट है ये बनाया गया, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों ICGS दोस्तों, ये सार्थक एक भारतीय तटरक्षक जहाज है जिसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया था। यदि ऑप्शन के अंदर ये आए कि सार्थक क्या है, तो सार्थक दोस्तों एक तटरक्षक जहाज है जो भारतीय जो तटरक्षक सेना है दोस्तों उनके लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया है और अभी लॉन्च किया था दोस्तों, तो इसका नाम याद रखनी। अगला दोस्तों LRB बम के बारे में बात करते हैं। LRB बम है वो भारतीय वायुसेना प्लस के DRDO के द्वारा संयुक्त रूप से स्वदेशी रूप से निर्मित एक लॉन्ग रेंज बम है दोस्तों, जिसका परीक्षण है DRDO और भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है। लॉन्ग रेंज कितनी दोस्तों, 100 किलोमीटर तक इसकी रेंज है दोस्तों। LRB बम, तो LRB बम क्या है, तो 100 किलोमीटर लंबी लॉन्ग रेंज है कि 1 टन क्षमता, भारत का इतना लंबी दूरी तक 1 टन क्षमता का कोई बम वगैरह है वो अभी DRDO के द्वारा परीक्षण किया गया है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों एक सा नाम की एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है, कौन सी, SAAW 100 नाम की देखो दोस्तों स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है, वो DRDO और भारतीय वायुसेना के द्वारा सफल तौर पर परीक्षण किया गया था, ठीक है। एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों एक शक्ति दोस्तों, कभी जब न्यूज़ वगैरह के अंदर आया आपके, जब ऑप्शन वगैरह के अंदर आया, तो शक्ति क्या है दोस्तों, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रणाली है। ये DRDO प्लस रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला जो कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद के अंदर, तो हैदराबाद के अंदर रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद के अंदर है और उसके द्वारा डिजाइन किया गया था और विकसित किया गया था, साथ में DRDO ने हेल्प की थी। और ये एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रणाली है दोस्तों, जो क्या करती है दोस्तों, पारंपरिक और आधुनिक जो रडार है, जब नौसेना वगैरह रहती है, वायुसेना वगैरह, नौसेना को जब भी क्या है कि जो जितने भी रडार वगैरह सर्विलेंस सिस्टम वगैरह रहता है, तो उसको पहचान करना और उसको डिटेक्ट करके उसको जाम करना, यानी उसको ब्लॉक करना, ये
शक्ति के द्वारा किया जाता है दोस्तों। एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रणाली है जो सबसे पहली किस में लगाई गई है, प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत विकसित INS विशाखापट्टनम के अंदर पहली शक्ति प्रणाली लगाई गई है। तो ये फैक्ट आप याद रखिए। अगली दोस्तों INS वेला के बारे में बात करते हैं। INS वेला दोस्तों प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत, कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत, प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 75 के अंतर्गत एक चौथी इलेक्ट्रॉनिक स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत फ्रांस के सहयोग से मझगांव डॉकयार्ड जो लिमिटेड है दोस्तों, उसके अंतर्गत 6 है ना डीजल इलेक्ट्रिक परमाणु पनडुब्बी का निर्माण किया जा रहा है। उसमें से जो चौथी है, 3 तो ऑलरेडी भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है और चौथी दोस्तों ये INS वेला ये हाल ही के अंदर सौंपी गई है। तो याद रखना ये 6 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है, डीजल आधारित, ठीक है। और सबसे पहली इसमें INS कलवरी थी, INS कलवरी, INS खांडेरी सेकंड थी, INS करंज तीसरी थी दोस्तों, और INS वेला जो हाल ही के अंदर सौंपी गई है। प्रोजेक्ट याद रखिए किसके सहयोग से विकसित किया जा रहा है, फ्रांस के सहयोग से, और कौन से लिमिटेड के द्वारा विकसित किया जा रहा है, ये चीज़ आप याद रखिए। नेक्स्ट दोस्तों आर्थिक परिदृश्य के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले भारत गौरव ट्रेन। तो भारत जो गौरव ट्रेन है, भारतीय रेलवे के द्वारा थीम आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत गौरव ट्रेन का संचालन किया है, ठीक है। एक परियोजना, एक थीम योजना लेके आई है भारतीय रेलवे के द्वारा, ताकि क्या है कि थीम आधारित, जैसे मान लो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जितने भी क्या है कि अभी रामायण एक्सप्रेस चलाई गई थी, तो भगवान श्री राम से जुड़े हुए जितने भी स्थल वगैरह थे तो उन पे भ्रमण कराने के लिए रामायण एक्सप्रेस चलाई गई थी। सिख धर्म है, उनके लिए जितने भी पवित्र स्थान है उनके लिए गुरु कृपा हो गई, और भी थीम आधारित, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म से रिलेटेड हो गया, या हिंदू धर्म से रिलेटेड कोई और पवित्र स्थान हो गया। तो एक थीम आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत गौरव ट्रेन स्टार्ट की गई है दोस्तों। ये नियमित ट्रेनें नहीं होगी, ये चीज़ याद रखिए, नियमित रूप से ट्रेनें नहीं चलेगी, और भारतीय रेलवे के द्वारा कोई भी चला सकता है। भारतीय रेलवे ने ये बोला है कि कोई भी निजी ऑपरेटर या सरकार की तरफ से, कोई राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रोजेक्ट वगैरह, कोई कंपनी हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, कोई NGO हो गया, या कोई ट्रस्ट हो गया, कोई जैसे कोई धर्म से रिलेटेड कोई ट्रस्ट वगैरह है, वो भी अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों को धार्मिक दर्शन के लिए, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत गौरव योजना स्टार्ट की, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों RBI के द्वारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है दोस्तों, RBI के द्वारा रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च की है। इसके साथ में एक स्कीम और लॉन्च की है, इंटीग्रेटेड लोकपाल योजना। तो पहले आपको RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में बताता हूँ। ये दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो छोटे निवेशक रहते हैं उनको जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह रहती है, जैसे जी सिक्योरिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर छोटे निवेशकों को निवेश का अवसर प्रदान करने के लिए RBI के द्वारा रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च की है, ताकि खुदरा निवेशकों का जो सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं उसके अंदर निवेश को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। देख सकते हो खुदरा निवेशकों को प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में निवेश के लिए RBI के द्वारा एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। फ्री के अंदर है, RBI के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा सारा कुछ, ठीक है। जो भी सरकारी प्रतिभूतियों के अंदर निवेश करना चाहता है उसको RBI के पास में गिल्ट सिक्योरिटीज अकाउंट, कौन सा अकाउंट दोस्तों, गिल्ट सिक्योरिटीज अकाउंट खोलना पड़ेगा RBI के द्वारा, और RBI के द्वारा मेंटेन है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना। अगली दोस्तों मैं आपको बता रहा था RBI एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के बारे में बात करते हैं। तो ये RBI के द्वारा मौजूदा जो लोकपाल योजनाएं थी, 3 लोकपाल योजना अलग अलग थी, उनको इंटीग्रेट किया गया है 2021 के अंदर, इंटीग्रेट किया गया है। सबसे पहले बैंकिंग लोकपाल आया था दोस्तों 2006 के अंदर। फिर दोस्तों NBFC कंपनी जो रहती है उनके लिए 2018 के अंदर लोकपाल आया था। और फिर क्या है कि डिजिटल जो ट्रांजेक्शन्स रहते हैं उसके लिए लोकपाल आया था 2019 के अंदर दोस्तों। तो इन तीनों अलग अलग लोकपाल योजना को इंटीग्रेट करके RBI के द्वारा एक एकीकृत लोकपाल योजना लॉन्च की गई है तीनों के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें। इससे क्या है कि RBI एक राष्ट्र एक लोकपाल की जो अवधारणा है उसको साकार करने के लिए, साथ में क्या है कि ये जितने भी बैंकिंग और NBFC और डिजिटल ट्रांजेक्शन से जुड़े हुए जितने भी ऐप वगैरह हैं, फाइनेंशियल ऐप वगैरह हैं, उनसे रिलेटेड जो भी शिकायत वगैरह रहती है, ग्राहकों से जुड़ी हुई जो भी शिकायत वगैरह रहती है, उनको एकीकृत तौर पे यानी एक छत के नीचे उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए ये योजना 2021 में लॉन्च की, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों मजदूरी दर सूचकांक, बहुत ही महत्वपूर्ण।
मजदूरी दर सूचकांक है उसका आधार वर्ष परिवर्तन किया गया है। किसके द्वारा? श्रम मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों श्रम मंत्रालय के द्वारा पहले इसका आधार वर्ष था दोस्तों, मजदूरी दर सूचकांक है उसका आधार वर्ष 1963-65 था, जो अभी बदल के कितना हो गया 2016। तो याद रखना मजदूरी दर सूचकांक है उसका नया आधार वर्ष 2016 है। ठीक है, ऑप्शन के अंदर आप देखोगे 2012, 2014, 2018 आपको ऐसे मिलेंगे। और ये जो मजदूरी दर सूचकांक है दोस्तों, ये श्रम मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। श्रम मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, वार्षिक तौर पे जारी किया जाता है। और ये सूचकांक परिवर्तन करने से, आधार वर्ष परिवर्तन करने से जो वर्तमान मजदूरी दर है, जो कीमतों का परिदृश्य है दोस्तों, उसके अनुरूप बदल जाएगा। तो ये अच्छा है, जो श्रमिक वगैरह हैं जिनको मजदूरी वगैरह है तो उसका आंकलन वगैरह भी ढंग से हो सकेगा। अगला दोस्तों आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो श्रम ब्यूरो है ये इसका हेडक्वार्टर देहरादून के अंदर है। याद रखना ये श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ये 3 सूचकांक और भी जारी करता है। कौन कौन से? एक तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा कृषि मजदूर के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तीसरा ग्रामीण मजदूर। तो ग्रामीण मजदूर, कृषि मजदूर और औद्योगिक श्रमिक तीनों के लिए श्रम ब्यूरो के द्वारा ये सूचकांक सीपीआई सूचकांक जारी किया जाता है। लेकिन जो सीपीआई संयुक्त है यानी सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंपोजिट संयुक्त है, वो किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? तो वो एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना, इसमें क्या कन्फ्यूजन वगैरह होता है। अगला फसल उत्पादन आंकड़े 2021 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये थोड़े से आंकड़े वगैरह रहते हैं जब अपने को एग्जाम के अंदर क्या है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर पूछ लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सब्जियों का उत्पादन कितना होता है दोस्तों? 197 मिलियन टन। तो अप्रोक्सीमेट याद रखिए, थोड़ा सा ऐसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर याद रहना चाहिए आपके। कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है ये मायने नहीं रखता, बस ये याद रखिए 2021 के अंदर सब्जियों का जो उत्पादन है वो 197 मिलियन टन है। फलों, जो सब्जियों की तुलना के अंदर फलों का जो उत्पादन है दोस्तों वो कम होता है, ये चीज़ याद रखिए। फलों का उत्पादन है वो 103 मिलियन टन है। इसके अलावा वृक्षारोपण जो फसल रहती है उसका 17 मिलियन टन है। मसालों का जो उत्पादन होता है दोस्तों वो 10 मिलियन टन है। ठीक है, और जो सुगंधित औषधि फसल वगैरह है उसका तो 1 मिलियन टन से भी कम उत्पादन रहता है। तो आप ये से याद रखिए, सब्जियों का सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड नंबर पर फलों का उत्पादन, फिर उसके बाद में मसालों का उत्पादन। आप फसल जो उत्पादन है ना वृक्षारोपण, इसको भी हटा दीजिए। बस आप थोड़े से आंकड़े वगैरह ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर याद रहना चाहिए आपके जब भी एग्जाम वगैरह के अंदर क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, सिडबी और गूगल के बीच में एक समझौता हुआ है। समझौता क्या है दोस्तों? सिडबी के द्वारा गूगल के साथ एमएसएमई जो उद्योग है दोस्तों, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज है, उनके लिए कोविड-19 महामारी से जुड़े संकट का समाधान, वित्तीय जो संकट है उसका समाधान करने के लिए दोस्तों 110 करोड़ का कोष गठन किया है। गूगल के साथ मिलके सिडबी ने कोविड-19 महामारी के दौरान, आपको पता है एमएसएमई बहुत ज़्यादा संकट के अंदर गुजर रही है, खासतौर से उनको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके लिए 110 करोड़ रुपए का एक कोष बनाया गया है गूगल के साथ मिलके। तो आप याद रखना दोस्तों। और इसके द्वारा जो इस कोष के माध्यम से एमएसएमई को रियायती दर पे यानी सस्ती ब्याज दरों पे 1 करोड़ रुपए तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये एक तरह का सामाजिक प्रभाव ऋण कार्यक्रम है। सामाजिक प्रभाव ऋण कार्यक्रम है, ये याद रखना। अब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो सिडबी है दोस्तों उसकी स्थापना 1990 के अंदर हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है, जो सिडबी है उसका हेडक्वार्टर है लखनऊ के अंदर, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों GDAM के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसका पूरा नाम है ग्रीन डे अहेड मार्केट। ग्रीन डे अहेड मार्केट के बारे में बात करते हैं। ये इंडिया एनर्जी एक्सचेंज में कंपनियों को ओपन एक्सेस के जरिए अक्षय ऊर्जा को खरीदने के लिए और बेचने की सक्षम बनाने के लिए दोस्तों ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। किसके अंदर? इंडिया एनर्जी एक्सचेंज के अंदर। तो इंडिया एनर्जी एक्सचेंज है दोस्तों जहाँ पे क्या है कि जो भी ऊर्जा वगैरह रहती है, सरप्लस ऊर्जा वगैरह रहती है और नीलामी की जाती है, एक तरह से ऑनलाइन नीलामी की जाती है कि आपको कितनी ऊर्जा की जरूरत है, कितना खरीदना है। गवर्नमेंट भी उसके अंदर इन्वॉल्व, राज्य सरकारें भी क्या है कि इसी एक्सचेंज के माध्यम से एनर्जी भी खरीदती है। तो अक्षय ऊर्जा का खरीदने जो कंपनी है उनको रिन्यूएबल जो एनर्जी रहती है उसको खरीदने और बेचने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ग्रीन डे अहेड मार्केट। किसके अंदर? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों इनोवेशन फॉर यू, ये एक डिजी बुक है यानी डिजिटल बुक है दोस्तों, जिसमें अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्थापित जो भी स्टार्टअप है उनकी सफलता की कहानियों को स्टोर किया जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन है वो नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था
तो नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया गया था दोस्तों, और उसी के अंतर्गत जो भी स्टार्टअप वगैरह स्थापित किए गए थे, इस मिशन का उद्देश्य ये था कि नवाचार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और जो स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए दोस्तों। तो इस मिशन के अंतर्गत जो भी स्टार्टअप वगैरह है जिन्होंने सफलता वगैरह प्राप्त की थी, उसकी जो कहानियाँ हैं वो इनोवेशन फॉर डिजिटल बुक के अंदर स्टोर की जाएगी। ये लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, सोशल मीडिया कंपनी है जो फेसबुक है दोस्तों, उसका नाम चेंज किया गया है और इसका नया नाम क्या रखा गया है, मेटा, ठीक है। आप इतना सा याद रखिए। एक अगला दोस्तों एक और न्यूज़ है, इनमारसेट के बारे में बात करते हैं। इनमारसेट ये दोस्तों एक विदेशी ऑपरेटर है और भारत के अंदर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड बेचने के लिए भारत से स्वीकृति प्राप्त करने वाली पहली विदेशी ऑपरेटर है। ये याद रखिए दोस्तों, क्योंकि अभी जो स्पेस एक्स है उसकी जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है वो भी भारत के अंदर एक प्राइवेट कंपनी की स्थापना की है, ताकि भारत के अंदर ब्रॉडबैंड हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा है वो प्रोवाइड करवाया जा सके। लेकिन उसको परमिशन नहीं मिली, लेकिन इनमारसेट है, इसको दोस्तों हाई स्पीड ब्रॉडबैंड बेचने के लिए भारत सरकार के द्वारा परमिशन दी है, और ये पहली विदेशी ऑपरेटर है जिसको भारत सरकार से अनुमति मिली। ये कहाँ सुविधा प्रदान करेगी ये मायने नहीं रखता। अगली दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम है, SCLCSS योजना, यानी स्पेशल क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। याद रखिए दोस्तों, स्पेशल क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम है ये। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, आप देख सकते हो इस स्कीम के अंदर भी ऐसे लिखा हुआ है, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, जो उनसे जुड़े हुए जितने भी SC ST के जो MSME उद्योग हैं दोस्तों, उनको टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट के लिए, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए संयंत्र और मशीनरी वगैरह है उसको खरीद के लिए 25% संस्थागत ऋण का प्रावधान किया जाएगा। जब भी मान लो कोई MSME उद्योग है SC ST कम्युनिटी से जुड़ा हुआ, उसके द्वारा टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट के लिए कोई संयंत्र खरीद रहा है या मशीनरी वगैरह खरीद रहा है, तो उसको दोस्तों संस्थागत ऋण के माध्यम से 25% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। कि उनको कब 25% है वो ऋण, जब ऋण वगैरह लेंगे तब क्या है, सरकार के द्वारा 25% उस मशीनरी का जो पैसा है वो कैपिटल सब्सिडी के तौर पे दिया जाएगा, ठीक है। एक और रह गया दोस्तों, भारत के द्वारा 2021 के अंदर विश्व में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया दोस्तों। पहला चीन है, याद रखिए, और कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो भारत है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों राजस्थान परिदृश्य के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी। नीति आयोग के द्वारा दोस्तों एक सूचकांक जारी किया गया था, जो पहला सूचकांक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सूचकांक है। नीति आयोग जो पहला रहता है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और नीति आयोग के द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है वो पहली बार जारी किया गया था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये इसमें राजस्थान देश का सबसे 8वां गरीब राज्य, कौन सा राज्य है दोस्तों, 8वां सबसे गरीब राज्य है, ये याद रखना। और देश के अंदर सबसे जो गरीब राज्य है वो बिहार है, जहाँ पे क्या है कि 52% मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। लेकिन राजस्थान का रैंक है दोस्तों 8वीं है। राजस्थान के अंदर टोटल जो बहुआयामी गरीबी प्रतिशत है दोस्तों वो 29.46 है। आप आंकड़े वगैरह याद रखिए, यदि आप राजस्थान के कोई भी एग्जाम वगैरह अभी जो फिलहाल वीडियो वगैरह के जो एग्जाम है उनके अंदर बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। और प्रदेश के अंदर जो बहुआयामी गरीब के हिसाब से देखोगे तो सबसे ज़्यादा गरीब बाड़मेर के अंदर है दोस्तों, बहुआयामी जो गरीब, और उसके बाद में जैसलमेर वगैरह। आप तो पहला याद रखिए, ठीक है। और सबसे कम गरीब है दोस्तों वो झुंझुनू, कोटा, सीकर, जयपुर, गंगानगर। तो ये 4 जो जिले हैं जहाँ पे सबसे कम बहुआयामी गरीब लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये सूचकांक था, याद रखिए। नेक्स्ट दोस्तों स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के बारे में बात करते हैं। ये शहरी स्वच्छता मिशन दोस्तों है, उसके अंतर्गत शहरी मंत्रालय के द्वारा ये सर्वेक्षण हर साल आयोजित किया जाता है दोस्तों, कंडक्ट करवाया जाता है। और उसके अंदर राजस्थान की जो जयपुर नगर निगम हेरिटेज है उसको 32वें रैंक पे रखा गया है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज है उसने 32वें स्थान पे हासिल किया दोस्तों। और जोधपुर जो उत्तर नगर निगम है उसने 35वां स्थान हासिल किया है स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर। तो ये आप रैंक वगैरह याद रखिए। इसके अलावा इस सर्वेक्षण के अंदर राजस्थान का एकमात्र पुरस्कार, यानी राजस्थान को एक ही पुरस्कार मिला था, जो 25,000 से 50,000 की जनसंख्या की जो कैटेगरी है उसमें सबसे स्वच्छ शहर डूंगरपुर राजस्थान का सबसे स्वच्छ शहर है, जिसको एकमात्र, और इस स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर एक ही पुरस्कार राजस्थान को मिला है, ये याद रखिए। और देश का जो सबसे स्वच्छ शहर है
वो कौन सा है दोस्तों? इंदौर, जो लगातार 5 साल हो गए लगातार इस सर्वेक्षण की पहली रैंक पे इंदौर ही लगातार आ रहा है दोस्तों, ये चीज़ याद रखिए। और इस सर्वेक्षण के द्वारा सबसे ज़्यादा जो पुरस्कार है, यानी इस सर्वेक्षण के अंतर्गत सबसे ज़्यादा पुरस्कार किसको मिला है? तो महाराष्ट्र को। और सेकंड नंबर पर दोस्तों छत्तीसगढ़ को। तो छत्तीसगढ़ को भी सेकंड नंबर पे पुरस्कार वगैरह मिला था। ठीक, अगला एक और सूचकांक के बारे में बात करते हैं, एसडीजी शहरी सूचकांक 2021 के बारे में बात करते हैं। ये भी नीति आयोग के द्वारा पहला सूचकांक जारी किया गया। एसडीजी यानी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा दोस्तों। और उसमें टोटल 56 शहरों को शामिल किया गया है। और उन 56 शहरों के अंदर जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत जो भी प्रोग्रेस वगैरह हुई है उसका मूल्यांकन करने के लिए ये जारी किया गया था। और इस सूचकांक के अंतर्गत नीति आयोग के द्वारा सबसे पहले स्थान पर शिमला को रखा गया था। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला, उसको इस सूचकांक के अंदर सबसे पहले पर रखा गया था। और राजस्थान के 3 शहरी क्षेत्र है, जयपुर, जोधपुर, कोटा। जयपुर की जो रैंक थी वो 37वीं थी 56 शहरी क्षेत्रों के अंदर, 45वीं रैंक कोटा की थी और 51वीं रैंक जोधपुर की थी दोस्तों। तो आप ये सूचकांक याद रखिए, प्लस जयपुर की जो रैंक वगैरह है वो भी याद रखिए आप थोड़ा सा। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान के 2 व्यक्तियों को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार मिला है। कौन सा? 2 व्यक्ति हैं। ये जो गोपाल रत्न पुरस्कार है दोस्तों, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार पशुधन और डेयरी क्षेत्र का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो पशु मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो 2014 के अंदर स्टार्ट किया गया था, उस मिशन के अंतर्गत ये पुरस्कार दिया जाता है, ये भी याद रखिए। और राजस्थान के 2 व्यक्ति, एक तो सुरेंद्र अवाना, दूसरा राजेश बांगड़ा और सुरेंद्र अवाना है, उन दोनों को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। सुरेंद्र अवाना देसी गाय और भैंस की जो नस्ल पालने के लिए सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान था, जबकि राजेश बांगड़ा है जो दोस्तों, उसने सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का 3रा पुरस्कार इसको मिला था। ये चीज़ भी आप याद रखिए, बस 2 नाम याद रखिए, एक तो सुरेंद्र अवाना, दूसरा राजेंद्र बांगड़ा। नेक्स्ट दोस्तों, विधानसभा जो उपचुनाव हुए थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। 2 जगह उपचुनाव हुए थे, एक तो दरियाबाद प्रतापगढ़ के अंदर पड़ता है, दूसरा वल्लभनगर, ये उदयपुर के अंदर पड़ता है, जहाँ पे विधानसभा उपचुनाव 2021 आयोजित हुए थे दोस्तों। ये चीज़ आप याद रखिए। और इस उपचुनाव के बाद में जो 15वीं विधानसभा है, जो वर्तमान के अंदर राजस्थान के अंदर कार्य करता है, वो 15वीं विधानसभा की जो दलीय स्थिति है वो भी देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले नंबर पे कांग्रेस है जिसकी 108 सीटें हैं और बीजेपी की दोस्तों 71 सीट है। उपचुनाव के बाद के आंकड़े बता रहा हूँ आपको, ठीक है। राजस्थान प्रदेश के अगली न्यूज़ है दोस्तों, महाराणा अवार्ड किससे संबंधित है? तो महाराणा अवार्ड दोस्तों विश्व के अंदर राजस्थान की जो गरिमा वगैरह है उसको बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें बहुत सारे लोगों को अवार्ड दिया जाता है, नाम वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप तो याद रखिए कि महाराणा अवार्ड किससे संबंधित है, कि विश्व के अंदर राजस्थान की गरिमा को बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, स्कॉच अवार्ड के बारे में बात करते हैं। स्कॉच अवार्ड है दोस्तों, स्कॉच अवार्ड है वो राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा दिया जाता है। हाउसिंग सेक्टर के अंदर बेहतरीन कार्य करने के लिए राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा स्कॉच अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। ये दोस्तों राजस्थान प्रदेश की महत्वपूर्ण न्यूज वगैरह थी जिसको कवर किया था। और एक वीडियो आज ही मैं डालने वाला हूँ दोस्तों, आप ज़रूर देखना, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों। और मैं चाहता हूँ दोस्तों कि क्योंकि नया चैनल है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक करिए और अपने जो भी करीबी दोस्त वगैरह हैं उनके साथ शेयर भी करिए दोस्तों। धन्यवाद।